नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। संस्कृत व्याकरण की कक्षा में मैं मनोज पारिक आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक, वर्णों के उच्चारण स्थान। जैसा कि आपने वर्णमाला टॉपिक पढ़ा है और जिसने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक देख सकते हैं और वीडियो वापस देख सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ वर्णों के उच्चारण स्थान। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे पहले मैं एक टेबल के द्वारा यानी एक कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों के द्वारा मैं आपको उच्चारण स्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि कौन कौन से सूत्र से कौन कौन से उच्चारण स्थान के बारे में पता चल सकता है। देखिए, इस सूत्र को अगर आप याद करते हैं तो आपका उच्चारण स्थान पहली बात तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो पहले कुछ उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 मूल उच्चारण स्थान हैं। इसके अलावा नासिका एक अलग से उच्चारण स्थान जिसके वर्ण हैं 2 जगह प्रयोग में होते हैं। एक तो इन 5 वर्ण उच्चारण स्थानों में, और इसके अलावा नासिक के वर्ण अलग से कहलाते हैं वो। इसके अलावा 2-2 वर्णों के संयोग से यानी 2-2 वर्णों के मिलने से कुछ उच्चारण स्थानों का निर्माण होता है, जैसे कि कंठ, तालु और कंठोष्ठम, दंतोष्ठम। तो कंठ और तालु से, कंठ और ओष्ठ से और दंत और ओष्ठ से मिलकर बना है। और इसके अलावा एक उच्चारण स्थान है जिह्वा मूलीय। तो अब शुरू करते हैं हम शुरू से। पहला है कंठ। कंठ के लिए सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, यानी अ, आ, ऋस्व और दीर्घ दोनों वर्ण आएंगे। मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है यानी उसका दीर्घ वर्ण यहाँ पे इसी में काउंट होगा। तो अ, आ, क वर्ग पूरा यानी क वर्ग के 5 वर्ण और ह और विसर्ग। इसी तरह से तालु, तो तालव्य में इचु यशाना नाम तालु, यानी ई और ई दीर्घ और ऋस्व दोनों, च वर्ग पूरा, च छ ज ज य और श। तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा ऋतु रसायन नाम मूर्धा, इस सूत्र से आपको याद हो सकता है। तो इसमें आएंगे री और री। संस्कृत में दीर्घ, ऋस्व और दीर्घ दोनों री होते हैं। तो री और री, और इसके अलावा ट वर्ग पूरा और र और श। इसके अलावा चौथा उच्चारण स्थान है दंत। दंत के लिए सूत्र आएगा ऋतु लसाना नाम दंतः, अर्थात री एक स्वर होता है री, जो संस्कृत में ही होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो री, त थ द ध न, त वर्ग पूरा और इसके अलावा ल और श। ल और श यानी जो सड़क वाला श है वो दंत्य होता है, और जो षटकोण वाला स होता है वो मूर्धन्य होता है, और जो संकर वाला स होता है वो तालव्य होता है। तो इनका सीक्वेंस भी यही रहता है, तालु मूर्धा दंत, और श, श और स का उच्चारण स्थान यानी इन तीनों का सीक्वेंस भी यही होता है। तो इस तरीके से आप याद हो सकता है। इसके अलावा आता है अगला दंत। दंत के बाद में आता है ओष्ठ। तो ओष्ठीय में आता है उपपद्मानीय नाम ओष्ठो, अर्थात उ, ऋस्व और दीर्घ दोनों उ। इसके अलावा प, फ, ब, भ, म और उपदमानीय यानी प और फ, इनके साथ में पहले एक अलग सा चिन्ह लगता है जिसको मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करके बता सकता हूँ। ये प, और इस तरह से जब चिन्ह लगाया जाता है तो वह उपदमानीय है। ये भी फ में ही लगेगा। तो इस तरह से दोनों वर्णों में जब आप उपदमानीय लगेंगे, और ये का ये चिन्ह है जिह्वा मूल्य में भी लगेगा। तो अगर ये चिन्ह कहीं पे लगा हुआ होता है तो वह उपदमानीय और जिह्वा मूल्य वर्ण होंगे। तो उपदमानीय, तो इस तरह से उपदमानीय वर्ण होंगे। तो उ, प, फ, ब, भ, म और 2 उपदमानीय प और फ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होता है। इसके अलावा नासिक के वर्ण कौन कौन से होते हैं? जो भी 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, तो उनके 5 वर्गों के पंचम वर्ण जो हैं वो सारे के सारे नासिक के वर्ण तो होते ही हैं। इसके अलावा जिस वर्ग का वर्ण पंचम होता है वो उसी उच्चारण स्थान के अंतर्गत भी गिना जाता है। तो यानी इन 5वें वर्णों का उच्चारण स्थान 2 जगह काउंट होता है। अब बात करते हैं हम कंठ तालु। कंठ तालु के अंतर्गत आएंगे ए और आई, और इसका सूत्र होता है ए दे तो कंठ तालु। नासिक्य वाले का जो नासिक्य के पंचम वर्ण है जो भी, तो नासिका उच्चारण स्थान के लिए सूत्र होता है यम गणनानाम नासिका च, और इसमें पंचम वर्ण आते हैं। इसके अलावा एक उच्चारण स्थान, इस उच्चारण स्थान में एक और होता है जो अंत में दिया गया है नासिक्य में, ये है नासिक्य के अंतर्गत अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? एक बिंदी के रूप में प्रयोग होता है।
तो ये है 6 अक्षर नासिक के वर्ण होंगे। अब हम बात करते हैं कंठ तालु की। ए दे तो कंठ तालु, ए और आई कंठ तालु के अंतर्गत आएंगे। कंठोष्टम तो ओ दो तो कंठोष्टम, ओ और औ कंठोष्ट के अंतर्गत आएंगे। दंतोष्टम वकारस्य दंतोष्टम, वह है दंतोष्ट के अंतर्गत आएगा। जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य का चिन्ह मैंने आपको पहले बता दिया है, तो क और ख का साथ में जब वो चिन्ह लगेगा तो वो वर्ण जिह्वा मूल्य हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस टेबल के द्वारा सारे के सारे उच्चारण स्थानों को याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ विशेष बातों पर। देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होता है कि उच्चारण स्थान होता क्या है। कि जब किसी आप वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय मुख का कोई ना कोई भाग सक्रिय जरूर होता है, अर्थात मुख का कोई ना कोई पार्ट है क्रियाशील होता है, काम करता है। तो जो पार्ट है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है उस समय बोलते समय, वही उसका उच्चारण स्थान होता है। तो कह सकते हैं कि जब आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा है जो मुख से निकलती है वो जिस स्थान को टकराते हुए बाहर निकलती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, या वही उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो वैसे मैंने आपको पहले सूत्र के द्वारा बता दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ। कंठ उच्चारण स्थान में अ आ क वर्ग पूरा और विसर्ग और ह सारे के सारे उच्चारण स्थान कंठ में होंगे। तालव्य में ई और च वर्ग पूरा और य और श सारे के सारे उच्चारण स्थान तालव्य में होंगे। मूर्धा, मूर्धा के लिए आता है री और दीर्घ री, ऋश्वरी और दीर्घ री, ट वर्ग पूरा और र और श। दंत्य के अंतर्गत री त थ द धन यानी त वर्ग पूरा और ल और श इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा ओष्ठ, ओष्ठ के लिए आता है उपदमानीय ओष्ठो यानी उ प वर्ग पूरा और म, तो ये सारे के सारे ओष्ठ्य वर्ण होंगे। तो उ और उपदमानीय जो मैंने आपको उस समय आगे टेबल में बता दिए हैं, यहाँ पे मैंने नहीं लिख पाया हूँ। इसके अलावा है नासिक्य, यम गणनाम नासिका यानी जितने भी पंचम वर्ण है वो सारे के सारे नासिका के अंतर्गत आएंगे। अब आता है कंठ तालु। कंठ तालु में देखिए मैंने जो आपको बताया कि 2 वर्ण उच्चारण स्थान होते हैं। तो क्यों होते हैं, तो कि अ और ई से मिलकर ए बनता है, तो यहाँ पे अ है वो कंठ्य है और ई है वो तालव्य है। इसी तरह अ और ए तो इससे संयोग से मिलके बना है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान भी दोनों के मिलके बना है। तो कंठ और तालु से कंठ तालु। इसी तरह कंठोष्टम में ओ का उच्चारण स्थान हुआ है अ और उ से, तो अ कंठ्य है और उ है वो ओष्ठ्य है, तो कंठोष्ट हो गया। तो इस तरह से 2 उच्चारण स्थानों के मिलने से ये बना है। अगला है दंतोष्ट, वकारस्य दंतोष्टम। इसके लिए को अलग से कुछ यहाँ पे नियम लिख रखा है कि वह वर्ण जो होता है उसका उच्चारण करते समय जो जिह्वा होती है यानी जीभ होती है वो कुछ हद तक दांतों को भी स्पर्श करती है, और जो दोनों होंठ हैं लिप्स हैं वो भी आपस में जुड़ते हैं यानी आपस में मिलते हैं। तो आप वह का उच्चारण करके देख सकते हैं वह। तो देखिए जीभ है हल्की से दांतों को स्पर्श कर रही है और दोनों लिप्स हैं यानी होंठ हैं वो आपस में स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो इसका उच्चारण स्थान 2 जगह से हो रहा है, तो यहाँ से इसलिए दंतोष्ट कहेंगे इसको, दंतोष्ट उच्चारण स्थान होगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ट। अब हम बात करते हैं एक और टेबल की। देखिए मैंने आपके लिए इस चित्र के द्वारा भी समझाया है कि कौन सा उच्चारण स्थान कहाँ होता है। इसमें आप देख सकते हैं मूर्धा, कठोर तालु, वत्स, दांत, ओष्ठ, जीभ, जीभ यानी जिह्वा, कोमल तालु मतलब ऊपर का पार्ट जो तालवा जिसको तालु बोलते हैं, और कौवा मतलब काकल जो अंदर गले में घंटी की तरह लटकता रहता है वो, और स्वर तंत्र जो अंदर से गले में आहार नाल से जो तंत्र वहाँ से आवाज़ निकलती है, और श्वास नली जहाँ से अपना साउंड अंदर से निकलता है। तो ये सारा का सारा चित्र के द्वारा यहाँ समझाया गया है। और इसके अलावा एक अच्छी सी टेबल भी समझाई गई है, इससे भी आप याद कर सकते हैं वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसमें कौन कौन से पांचों वर्ण आते हैं ये दे रखा है और इनका उच्चारण स्थान होता क्या है। अब चलते हैं हम अगली टेबल की तरफ। इसमें एक और पिक्चर दिया है मैंने, इससे भी आपको अच्छे से समझ में आ सकता है कि कौन कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। तो इसको भी आप अच्छे से जूम करके पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और टेबल की। इस टेबल में आप अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो जिस बच्चे को जिस तरीके से जिस टेबल से हेल्प मिलती है यानी जिस तरीके से उसको याद होता है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं तो आप याद कर सकते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में उत्पत्ति स्थान यानी उच्चारण स्थान दिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब यानी इसको पूरी तरह से अलग अलग कर दिया है, स्वर अलग कर दिए,
वर्गीय व्यंजन अलग कर दिए हैं, अंतस्थ अलग कर दिए हैं, ऊष्म अलग कर दिए हैं, अयोगवा ध्वनियाँ अलग कर दी है। अयोगवा में दो आते हैं, अयोगवा ध्वनियाँ दो होती है, एक विसर्ग और एक अनुस्वार। और इसके अलावा संज्ञा, यानी इनको कौन से वर्ण की संज्ञा दी जाएगी, तो कंठ वाले वर्ण को कंठ्य, तालु वाले वर्णों को तालव्य, मूर्धा वाले वर्णों को मूर्धन्य, दंत वाले वर्णों को दंत्य, ओष्ठ वाले वर्णों को ओष्ठ्य, नासिका वाले वर्णों को नासिक्य, और कंठ तालु वर्णों को कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ वाले वर्णों को कंठोष्ठ्य, और दंत ओष्ठ वाले वर्णों को दंतोष्ठ्य। तो इस तरह से आप जिस टेबल की हेल्प से आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ 4-5 महत्वपूर्ण टॉपिक यानी बिंदु हैं, उनको मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहली बात तो कि प्रत्येक जो वर्ग होता है, वर्ग का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, तो उस प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान हमेशा एक ही होता है। यानी क वर्ग के 5 वर्ण है ना, उन सभी 5 वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही होगा, कंठ ही होगा। च वर्ग का तालु होगा, तो पूरे वर्ग का उच्चारण स्थान एक ही होता है। दूसरी बात, संयुक्त वर्णों में जिन 2 वर्णों का संयोग होता है, जैसे अभी मैंने बताया था कंठोष्ठ और दंतोष्ठ वगैरह, तो यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त वर्णों में जिन 2 वर्णों का संयोग होता है, तो उन दोनों का उच्चारण स्थान मिलकर के उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे दंत और ओष्ठ से मिलकर बना है जो वर्ण, तो उसका उच्चारण स्थान भी दंतोष्ठ होगा। तीसरा पॉइंट है, नासिक का वर्णों के भी 2 उच्चारण स्थान होते हैं। नासिक के वर्ण जो हैं उनके 2 उच्चारण स्थान होते हैं। ये मैंने आपको पहले टेबल में बता दिया था कि जैसा कि क वर्ग का पंचम अक्षर है अंग, तो उसका उच्चारण स्थान कंठ भी होगा और नासिका भी होगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान है य, तो उसका उच्चारण स्थान है तालव्य भी होगा और नासिका भी होगा। इस तरह से सभी पंचम वर्णों के उच्चारण स्थान नासिका के अलावा वो जिस वर्ग से संबंधित हैं उस वर्ग का भी उच्चारण स्थान उसका माना जाएगा। और अब हम बात करते हैं अंतिम बिंदु की। उच्चारण करते समय जिह्वा के मुख का जो भाग सक्रिय होता है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे मैं उच्चारण स्थान की वापस से परिभाषा बता दी है मैंने। तो आपको ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है दोस्तों, इसका मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें कि कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, तो उन एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे ताकि अब आप पहले जब वीडियो को अच्छे से देख करके सारे उच्चारण स्थानों को याद कर लें, तब मैं इस वीडियो को लेकर आता हूँ। तो आपके पास 2 से 3 दिन का समय है, तो आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद इसका अभ्यास वाले वीडियो को सॉल्व करें। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल हमारा अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।